अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कुरान एंड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स यानी कायनात का फैलना। कायनात कैसे फैलती है और अल्लाह ताला कुरान में इसे कहां पर एड्रेस करता है, ये आज हम जानेंगे। लेकिन इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें किसी जगह पर बहुत डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी आएगी, साइंटिफिक फैक्ट्स आएंगे जिनका समझना आपको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली 1912 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था वेस्टो स्लीफर। वेस्टो स्लीफर ने क्या ऑब्जर्व किया, उसने देखा जो आउटर स्पेस से रेडिएशन हम तक आती है, आउटर स्पेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम तक आती है, उन्हें रेड शिफ्ट होता है। ये रेड शिफ्ट क्या होता है? जब हम देखते हैं सन से जो विजिबल लाइट आती है उसे किसी प्रिज्म से निकालते हैं, वहां से बनता है बैंड ऑफ 7 कलर्स किसी स्क्रीन पर, उसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यानी जब हम वो 7 कलर्स देखते हैं उसे हम बोलते हैं वेव वायर। उसे हम रखते हैं किसी ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम कहते हैं यहाँ पर है वायलेट, यहाँ पर है रेड, ऐसे बनता है वेव वायर, VIBGYOR। यहाँ पर है रेड आखिर में, यहाँ से है वायलेट। इस वायलेट कलर की वेवलेंथ होती है सबसे कम और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज्यादा। और यहां से जब हम जाएंगे रेड की जानिब, रेड कलर में आता है उल्टा, रेड कलर में आते हैं फ्रीक्वेंसी सबसे कम लेकिन वेवलेंथ सबसे ज्यादा। इसका मतलब है जब हम वायलेट से रेड की जानिब जाएंगे फ्रीक्वेंसी का डिक्रीज हो जाएगा और वेवलेंथ का इंक्रीज हो जाएगा। अब रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होना, यानी इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होना बाकी 7 कलर्स से, इसका मतलब होता है ये इतने बड़े साइकिल्स ऐसे बनाता है। और वायलेट कलर का छोटे साइकिल्स बनाना, यानी इसकी वेवलेंथ कम होना, वो क्या होता है? वो होता है ऐसे ऐसे वो साइकिल बनाएगा, छोटे साइकिल। अब इसी तरह हम कहेंगे वायलेट कलर की होती है वेवलेंथ कम, रेड कलर की वेवलेंथ होती है ज्यादा। लेकिन साइंटिस्ट ने वेस्टो स्लीफर ने जब 1912 में देखा आउटर स्पेस से जो रेडिएशन आती है, विजिबल लाइट जो आउटर स्पेस से आती है, उसका स्पेक्ट्रम जब उसने देखा, उसने कहा इसमें ऐसे नहीं बैंड बनता है, इसमें थोड़ा शिफ्टेड बैंड बनता है और इस स्पेक्ट्रम का शिफ्ट होता है टुवर्ड्स रेड साइड। यानी हर किसी कलर की वेवलेंथ थोड़ा इंक्रीज होती है, वायलेट की भी थोड़ा इंक्रीज होती है, इंडिगो कलर की भी थोड़ा इंक्रीज वेवलेंथ होती है। इसी तरह सारे कलर्स की वेवलेंथ इंक्रीज होती है। लेकिन वेवलेंथ का इंक्रीज मतलब होता है रेड की जानिब होना, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं रेड शिफ्ट। और खाली रेड शिफ्ट पॉसिबल नहीं है, ये नेगेटिव रेड शिफ्ट भी पॉसिबल होता है। यानी जब वेवलेंथ कम होती है उसे बोलते हैं नेगेटिव रेड शिफ्ट। ये रेड शिफ्ट हो सकता है 3 तरीकों से, या हो सकता है कॉम्पटन रेड शिफ्ट, या हो सकता है ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट, या हो सकता है कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट। कॉम्पटन रेड शिफ्ट कैसे होता है? उस वक्त ऑब्जर्वर के बीच में और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में, यानी जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगी, उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। या वो एक दूसरे के करीब आते होंगे ऐसे, या एक दूसरे से भागते होंगे ऐसे, हम कहेंगे उनके बीच में रिलेटिव मोशन है। इस वक्त हो सकता है कॉम्पटन रेड शिफ्ट। जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे ऐसे, उस वक्त नेगेटिव शिफ्ट होगा, नेगेटिव रेड शिफ्ट होगा, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ इंक्रीज नहीं हो जाएगी बल्कि डिक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें ये शिफ्ट होगा, ये आ जाएगा ब्लू की जानिब, यानी वायलेट रीजन की जानिब, जब दो ऑब्जेक्ट्स करीब आते हैं। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे भागते हैं और इन दो के बीच में सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होगा? उस वक्त कलर्स का क्या हो जाएगा? उस वक्त उनका शिफ्ट हो जाएगा लॉन्गर वेवलेंथ की जानिब, यानी रेड रीजन की जानिब। इसलिए उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव रेड शिफ्ट, जिस वक्त दो ऑब्जेक्ट्स भागते हैं ऐसे। यही रेड शिफ्ट इस वेस्टो स्लीफर ने देखा 1912 में, यानी जो आउटर स्पेस से इसने वेव्स को रिसीव किया उसमें इसने देखा पॉजिटिव रेड शिफ्ट। दूसरा रेड शिफ्ट क्या है? ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेंड करेंगे एक स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड से वीकर ग्रेविटेशनल फील्ड की जानिब, यानी एक किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में हम होंगे, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारी वेव ट्रैवल करती है स्ट्रॉन्गर रीजन से वीकर रीजन की जानिब, वहां पर उसमें आ जाएगा पॉजिटिव रेड शिफ्ट। या हो सकता है कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट। कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट में क्या होता है? दो गैलेक्सीज के बीच में होता है रेड शिफ्ट, यानी दो गैलेक्सीज, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दूसरे है, यहाँ पर ये गैलेक्सीज ऐसे एक दूसरे से भाग जाती है, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। उस वक्त एक यहां से निकलने वाले फोटॉन्स जब उसे रिसीव करते हैं यहाँ पर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
उसे जब रिसीव करते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1912 में हमने उसे रिसीव किया, उसमें हमने देखा पॉजिटिव रेड शिफ्ट। लेकिन पॉजिटिव रेड शिफ्ट तभी होता है जब दो बॉडीज एक दूसरे से दूर भागती है, इसीलिए ये बना सबसे बड़ा सबूत यूनिवर्स एक्सपैंड होती है, लेकिन इस वक्त नहीं। लेकिन इसके बाद 1922 में आए अलेक्जेंडर फ्रेडमैन। अलेक्जेंडर फ्रेडमैन ने क्या किया, इसने आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके फील्ड इक्वेशंस की हेल्प से इसने फ्रेडमैन इक्वेशंस निकाली। फ्रेडमैन फील्ड इक्वेशंस क्या थी, वो हमारे पास एक पहला थ्योरेटिकल एविडेंस था इसके लिए कि यूनिवर्स एक्सपैंड होती है। लेकिन ये वो दौर था जब सारे साइंटिस्ट कंसिडर करते थे यूनिवर्स बनी हुई है खाली एक मिल्की वे गैलेक्सी से। लेकिन 1 जनवरी 1925 में एडविन हबल ने क्या किया, इसने और गैलेक्सीज को भी डिस्कवर किया, यानी मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा और बाकी गैलेक्सीज भी है। इसके बाद 1927 में जॉर्ज लेमेट्री आई। जॉर्ज लेमेट्री ने इंडिपेंडेंटली वही कंक्लूजन निकाला जो अलेक्जेंडर फ्रेडमैन ने निकाला था, यानी यूनिवर्स एक्सपैंड होती है और गैलेक्सीज के बीच में रिसेशनल वेलोसिटी है। फिर आए 1929 में एडविन हबल, यानी जॉर्ज लेमेट्री के 2 साल बाद एडविन हबल ने पहली बार प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, यानी यूनिवर्स एक्सपैंड होती है। और उसके लिए इसने जो ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वर डाटा से इसने दिया हबल्स लॉ, जिसे हम हबल लेमेटर लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि इससे 2 साल पहले लेमेटर ने भी वही कहा था, जॉर्ज लेमेटर ने भी वही कहा था जो 2 साल बाद एडविन हबल ने कहा, इसीलिए उसे बोलते हैं हबल लेमेटर लॉ। इसने कहा ये जो रेट ऑफ एक्सपेंशन v है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल D, यानी डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस क्या है, इसी के ऊपर प्रोपोर्शनल है एक्सपेंशन इनके बीच में कितना हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसे हम बोलते हैं H0 या हबल्स कांस्टेंट। और इस हबल्स कांस्टेंट के डिफरेंट वैल्यूज आए, तब से आज तक इसके डिफरेंट चेंज वैल्यूज होते चले आ रहे हैं, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू जो इसके साइंटिस्ट निकालते हैं वो चेंज होता है। पहले इसका वैल्यू निकाला गया 67, फिर 71 तक पहुंचा, फिर आज 2019 में साइंटिस्टों ने कहा इसका वैल्यू है 74, और इसका यानी 74 इसका वैल्यू ज्यादा होना, यानी हबल्स कांस्टेंट का जो इंडिकेटर है रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का। इसका मतलब है यूनिवर्स उस रेट से ज्यादा एक्सपेंड हो रही है जिस रेट से साइंटिस्ट पहले थिंक करते थे, उस रेट से ज्यादा यूनिवर्स एक्सपेंड होती। और इस हबल्स कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंट टाइम्स में साइंटिस्टों को डिफरेंट आया। पहले इसका वैल्यू आता था 67, फिर आया 71, फिर पहुंचा 74 तक। 2019 में साइंटिस्टों ने इसका वैल्यू निकाला 74 हबल्स डेटा की हेल्प से। हबल्स डेटा होता है वो डेटा जो साइंटिस्ट कलेक्ट करते हैं हबल्स टेलीस्कोप से, यानी जो सैटेलाइट टेलीस्कोप नासा ने, यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है, उन्होंने 1990 में स्पेस में एक टेलीस्कोप डाला था अर्थ के ऑर्बिट में। इसी एडविन हबल के नाम पर उसका नाम रखा गया हबल्स टेलीस्कोप। उसकी हेल्प से उन्होंने हबल्स कांस्टेंट का वैल्यू 2019 में निकाला 74। फिर उन्होंने कहा जो हम थिंक करते थे साइंटिस्ट पहले यूनिवर्स एक्सपेंड होती है, उस रेट से ज्यादा रेट से यूनिवर्स एक्सपेंड होती है। इसलिए साइंटिस्टों ने कहा जो एस्टिमेटेड यूनिवर्स की एज निकालते थे, यानी यूनिवर्स का ऑरिजिन कब हुआ, अल्लाह ताला ने यूनिवर्स का ऑरिजिन कब बख्शा, यानी 13.9 बिलियन ईयर्स अगो, उससे यंगर यूनिवर्स है। और अब हम देखेंगे अल्लाह ताला कुरान में इसे कहां पर एड्रेस करते हैं। अगर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 51 वर्स नंबर 47, यानी सूरह ज़ारियात की वर्स नंबर 47, अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और यकीनन आसमानों को मैंने बड़ी कुव्वत से बनाया और यकीनन हम ही इसे वुसअत देते हैं और फैलाव देते हैं, यानी अल्लाह ताला यूनिवर्स को फैलाव देते हैं। लमूसिऊन ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है, यानी अल्लाह ताला इसे वुसअत देते हैं, फैलाव देते हैं पिछले जमाने से और अब भी इसे फैलाव देते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस सेंटेंस है। ये फैलना क्या होता है, यूनिवर्स का फैलना ये क्या होता है एक्चुअली, इसके लिए आपको डार्क मैटर का कंसेप्ट समझना है। या हम कहेंगे कौन सी चीज फैल जाती है इस यूनिवर्स में। अल्लाह ताला जो कहता है यूनिवर्स को मैं फैलाता हूं, कौन सी चीज फैलती है। या साइंस भी कहती है यूनिवर्स एक्सपेंड होती है, कौन सा चीज फिर फैलता है। अगर यूनिवर्स फैलती है फिर मून के बीच में और अर्थ के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज क्यों नहीं होती है। आज तो हमारे पास मून हमारे सामने नहीं होनी चाहिए इतनी नजदीक, क्योंकि ये
सालों से हम देखते हैं मून इसी डिस्टेंस पर है, या अर्थ के बीच में और सन के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज फर्दर क्यों नहीं होती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, फिर अर्थ पर लाइफ ही पॉसिबल नहीं हो जाएगी। ये क्यों नहीं होता है? इनके बीच में एवरेज डिस्टेंस क्यों कांस्टेंट रहती है? ये चीज समझने के लिए हम कुरान मजीद की और एक वर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे ये सारा फिर आसानी से समझ आएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरत तलाक चैप्टर नंबर 65 में फरमाते हैं, वर्स नंबर 12, चैप्टर नंबर 65 सूरत तलाक वर्स नंबर 12, अल्लाह ताला फरमाता है मैंने 7 जमीन और 7 आसमां बनाए। अब 7 जमीन और 7 आसमां, इस वर्स की इंटरप्रिटेशन या हम कहेंगे मिसकंसेप्शन है कुछ उलमाए किराम का, वो इसे ऐसे करते हैं, वो मिसकंसेप्शन है। वो कहते हैं जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है वही है 7 स्काइज, वो टोटली रॉन्ग है। या कुछ उलमाए किराम ऐसे कहते हैं जो सन है सोलर सिस्टम के सेंटर पर, उसके गिर्द फर्स्ट प्लैनेट है मरकरी, मरकरी के बीच में और सन के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसे कहते हैं फर्स्ट स्काई। फिर मरकरी के ऑर्बिट के बीच में और वीनस के ऑर्बिट के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसे कहते हैं सेकंड स्काई। फिर इसी तरह थर्ड स्काई बनता है वीनस के ऑर्बिट के बीच में और अर्थ के ऑर्बिट के बीच में, एंड सो ऑन। वो कहते हैं 7 आसमां ऐसे ही है, लेकिन ये भी कंप्लीटली रॉन्ग है। 7 स्काइज का कंसेप्ट समझाने के लिए हमारे पास प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जिससे हमें यूनिवर्स का समझ भी, यूनिवर्स का साइज भी समझ आएगा, यूनिवर्स का साइज कितना बड़ा है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फर्स्ट स्काई और सेकंड स्काई का कंपैरिजन ऐसे है जैसे आपने इन्हें फर्स्ट स्काई एक रिंग की जानिब है और सेकंड स्काई एक डेजर्ट की जानिब है। ये फर्स्ट स्काई और सेकंड स्काई का कंपैरिजन है। लेकिन एक रिंग का कंपैरिजन जब आप एक डेजर्ट के साथ करोगे, सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट का एरिया है 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर और इंडिया का थार डेजर्ट जो है उसका एरिया है 2.3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन हम एक रिंग का कंपैरिजन डेजर्ट के साथ भी नहीं करेंगे, हम एक फील्ड, छोटे फील्ड के साथ करेंगे जिसकी लेंथ होगी 100 मीटर, ब्रेडथ होगी 100 मीटर, एरिया आएगा लेंथ इनटू ब्रेडथ। और एक रिंग का एरिया होता है अप्रॉक्सीमेटली आता है 0.001 मीटर स्क्वायर, हम कहेंगे 0.001 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रिंग। ये होता है नेगलेक्ट एक सिंपल फील्ड के एरिया के मुकाबले में, जिसकी लेंथ होगी 100 मीटर और उसकी ब्रेडथ होगी 100 मीटर। किलोमीटर हमने नहीं लिया, हमने लिया खाली 100 मीटर 100 मीटर। उसके कंपैरिजन में एक रिंग का एरिया नेगलेक्ट होता है। अब एक रिंग का एरिया कितना कम आएगा, उसका साइज कितना कम आएगा एक थार डेजर्ट के या एक सहारा डेजर्ट के कंपैरिजन में। सहारा डेजर्ट का मैं फिर से बोलूंगा 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर उसका एरिया है, थार डेजर्ट का है 2.3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इनके कंपैरिजन में एक रिंग का एरिया नेगलेक्ट होता है। इसी तरह प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फर्स्ट स्काई और सेकंड स्काई है, यानी फर्स्ट स्काई सेकंड स्काई में ऐसे ही है जैसे एक डेजर्ट में एक रिंग को आपने डाला। फिर कहा इसी तरह सेकंड स्काई थर्ड स्काई में ऐसे ही है जैसे आपने रिंग को एक डेजर्ट में डाला। फिर इसी तरह थर्ड स्काई फोर्थ स्काई में ऐसी है जैसे आपने एक रिंग को एक डेजर्ट में डाला। इसी तरह 7 स्काइज का कंपैरिजन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। फिर कहा 7th स्काई कुर्सी में, यानी अल्लाह ताला ने जो कुर्सी बनाई है, कुर्सी में 7th स्काई ऐसे ही है जैसे एक रिंग एक थार डेजर्ट में, आप समझिए। फिर आप कहोगे, फिर हदीस में है जो ये कुर्सी है, कुर्सी के बाद थ्रोन है, यानी अर्श, अल्लाह ताला का अर्श है, थ्रोन ऑफ ऑलमाइटी क्रिएटर। ये कुर्सी उस थ्रोन में ऐसे है जैसे एक रिंग एक डेजर्ट में। फिर कुर्सी पर अल्लाह ताला है जैसे अल्लाह ताला की शान के लायक है। अल्लाह ताला का कंपैरिजन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाया, क्योंकि अल्लाह ताला को कंपेयर करना मखलूक के साथ यही शिरक होता है। हम कहेंगे यूनिवर्स का इतना बड़ा साइज, यूनिवर्स का इतना बड़ा साइज, जहां पर एक आसमां दूसरे आसमां में नेगलेक्ट होता है, उसका साइज इतनी बड़ी है। ये कंपैरिजन हमें प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते हैं 7 स्काइज का। इसका मतलब है जो ये समझते हैं 7 स्काइज है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वो कंप्लीटली रॉन्ग है, वो मिसकंसेप्शन उनको। अब हम देखेंगे ये जो यूनिवर्स एक्सपेंड होती है ये किस चीज का एक्सपेंशन होता है। यूनिवर्स के एक्सपेंशन में ये एक्सपेंशन किस चीज को होता है, क्योंकि हमने बोला गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर चली जाती है। जब गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर चली जाती है, फिर अर्थ और सन एक दूसरे से क्यों नहीं दूर चली जाती है। और अर्थ खाली अगर
अर्थ अगर खाली जुपिटर की ही लोकेशन पर पहुंचेगी, अर्थ की सारी लाइफ डेड हो जाएगी, क्योंकि इतना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी। फिर ये एवरेज डिस्टेंस अर्थ के बीच में और सन के बीच में कांस्टेंट क्यों रहता है, इनका एक्सपेंशन क्यों नहीं होता है? एक्चुअली एक्सपेंशन होता है डार्क मैटर का। डार्क मैटर क्या होता है? वो होता है इंटरगैलेक्टिक मैटर, यानी एक गैलेक्सी यहां पर है, दूसरी गैलेक्सी यहां पर है, इनके बीच में जो मैटर होता है उसे बोलते हैं हम डार्क मैटर। वो डार्क मैटर क्या होता है? उसकी प्रॉपर्टी होती है वो ना लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ना लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ना खुद लाइट इमिट करता है, इसलिए वो डार्क दिखता है। हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ना वो रिफ्लेक्ट करता है, ना एब्जॉर्ब करता है, ना खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करता है, इसलिए वो डार्क दिखता है। और ये खाली गैलेक्सीज के बीच में प्रेजेंट नहीं होता है। साइंटिस्ट कहते हैं इसकी प्रॉपर्टी होती है ये बाकी चीजें जो अल्लाह ताला ने इसमें रखी है उनको एक्सपेंड करता है, उन्हें एक दूसरे से पुश करता है, ऐसे धकेलता है एक दूसरे से दूर, इसलिए गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर चली जाती है ऐसे। अब क्या ये खाली गैलेक्सीज के बीच में ही होता है? ये गैलेक्सीज के अंदर भी होता है, क्योंकि हमने पढ़ा जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, अर्थ के ऊपर जो है सरफेस इसके एटमॉस्फेयर से ऊपर चले जाते हैं, दिन के टाइम में भी हमें ऊपर जब हम देखते हैं जो स्काई होता है वो ब्लैक दिखता है, दिन में तारे नजर आते हैं और सन की गिरद सारा जो नजर आता है वो ब्लैक दिखता है, क्योंकि वहां पर कोई पार्टिकल नहीं होता है, स्पेस में कोई चीज नहीं होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी आंख में आए। वहां पर खाली रेडिएशन के जरिए से स्टार्स नजर आते हैं और सन नजर आता है, रिफ्लेक्शन से वहां पर कोई चीज नजर नहीं आता है, इसीलिए हमें स्काई ब्लैक दिखता है दिन के टाइम में भी। हम कहेंगे इस गैलेक्सी के अंदर भी ब्लैक, ये डार्क मैटर होता है। लेकिन ये डार्क मैटर गैलेक्सी के अंदर एक्सपेंशन क्यों नहीं फिर करता है? अगर गैलेक्सीज को एक दूसरे से एक्सपेंड करता है यानी भगाता है, फिर गैलेक्सी के अंदर ये स्टार्स को एक दूसरे से एक्सपेंड क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमने पढ़ा है जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का साइज भी हम जानेंगे ये क्या है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के दो एंड पॉइंट्स के बीच में हम जिसे हम डायमीटर कहते हैं वो है 1 लाख से 2 लाख लाइट ईयर्स की डिस्टेंस है। एग्जैक्ट वैल्यू है 1,05,700 लाइट ईयर्स है डायमीटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। और इसी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पर जो ब्लैक होल है, जो ब्लैक होल है मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पर, उसका नाम है सैजिटेरियस ए और इसका मैस है 4.1 मिलियन सोलर मैसेस। और एक सोलर मैस का होता है, एक सोलर मैस होता है एक सन का मैस, और एक सन का मैस का होता है 2 हमारी सोलर सिस्टम के सेंटर पर जो सन है उसका मैस होता है 1 सोलर मैस, और उसका मैस कितना होता है? वो होता है 2 × 10⁻30 kg, 2 × 10⁻30 kg होता है मैस ऑफ सन। और मैस ऑफ सन का जब हम कंपैरिजन करते हैं अर्थ के मैस के साथ, अर्थ का मैस है 5.9 × 10⁻24 kg, और सन का मैस अर्थ के मैस से कितना ज्यादा है? हमें लाने हैं 3,33,000 अर्थ का मास लाना है और वो आएगा 1 मैस ऑफ सन, यानी 3,33,000 मैस ऑफ अर्थ इक्वल टू मैस ऑफ 1 सन, उसी को बोलते हैं 1 सोलर मैस। और इसी 1 सोलर मैस को करना है मल्टीपल 4.1 मिलियन से, बनता है मैस ऑफ ब्लैक होल सैजिटेरियस ए जो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पर है। और इस मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पर जो ब्लैक होल है, इससे हमारा सोलर सिस्टम कितना दूर है? 27,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। और ये जो ब्लैक होल है मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पर सैजिटेरियस ए, यहां से हमारा सोलर सिस्टम जो इसी मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है, हमारा सोलर सिस्टम इस मिल्की वे के सेंटर से यानी इस ब्लैक होल से 27,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इस सोलर सिस्टम में जो मैंने अभी कहा इसका मैस जो सन का है 2 × 10⁻30 और अर्थ का जो मैस है 5.9 × 10⁻24 kg। सारे 8 प्लैनेट्स का मैस और डार्क प्लैनेट्स का मैस, एस्ट्रॉइड्स का मैस, इसके मून्स का मैस, इस सन के बगैर इस सोलर सिस्टम में जितने भी चीजें हैं उन सबों का मैस जो है वो आता है लेस देन 1% द मैस ऑफ सोलर सिस्टम। हम कहेंगे मोर देन 99% मैस ऑफ सोलर सिस्टम है सन की वजह से। और ये सोलर सिस्टम है सेंटर ऑफ मिल्की वे, यानी इस
मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पर जो ब्लैक होल है उससे हमारा सोलर सिस्टम है 27,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर। और 1 लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर होता है यूनिट ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि जब हमें लार्ज डिस्टेंस मेजर करनी होती है वो हम मेजर करते हैं लाइट ईयर्स में। 1 लाइट ईयर होता है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स, यानी एक नूरी साल होता है। लाइट ने एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? और लाइट किस रफ्तार से चलती है? लाइट चलती है 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, यानी लाइट एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर ट्रेवल करती है और एक साल में ट्रेवल करती है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स। हम कहेंगे इसी मिल्की वे में, इसी मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर फिर है 1,05,700 लाइट ईयर्स। और इसी अल्लाह ताला की कायनात में साइंटिस्टों ने अब तक देखा है मोर देन 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज है, मोर देन 2 ट्रिलियन, या हम कहेंगे 200 बिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज है। और हर किसी गैलेक्सी में 100 से 400 बिलियन, 100 to 400 बिलियन स्टार्स और इतने ही प्लैनेट्स होते हैं। लिहाजा हम कहेंगे गैलेक्सी बहुत बड़ी होती है, इसमें लैक्स ऑफ लाइट ईयर्स इसका डायमीटर होता है। हम कहेंगे इस गैलेक्सी में भी फिर डार्क मैटर होता है और गैलेक्सीज के बीच में भी इंटरगैलेक्टिक रीजन जिसे हम बोलते हैं, एक गैलेक्सी और दूसरे गैलेक्सी के बीच में जो रीजन होता है उसे बोलते हैं इंटरगैलेक्टिक रीजन। वहां पर डार्क मैटर होता है और गैलेक्सी में भी डार्क मैटर होता है। यही डार्क मैटर जो हमने अभी पढ़ा ये एक्सपैंड होता है, यही इन्हें धकेलता है, पुश करता है बाहर की जानिब। लेकिन फिर गैलेक्सी में इन चीजों को ये क्यों नहीं धकेलता है? सन को अर्थ से क्यों नहीं दूर धकेलता है और अर्थ को सन से क्यों नहीं दूर धकेलता है और हमें बाकी प्लैनेट से क्यों नहीं दूर धकेलता है? एक्चुअली जो डार्क मैटर से फोर्स होता है, डार्क फोर्स जिसे हम बोलते हैं, डार्क एनर्जी की वजह से जो फोर्स होता है डार्क फोर्स, साइंटिस्ट कहते हैं ये इसका हमें देखना होता है डोमिनेंट बाकी फोर्स पर कब आएगा। जो गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस होती है ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स पर डोमिनेंट आता है डार्क फोर्स, इसीलिए डार्क फोर्स ने धकेलता है बाहर की जानिब। लेकिन एक गैलेक्सी में, गैलेक्सी होता है ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम, ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम का एक्सपेंशन नहीं होता है। एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से दूर भागेगी, लेकिन एक गैलेक्सी में स्टार्स एक दूसरे से दूर नहीं भागेंगी, क्योंकि वहां पर उनके बीच में वो ग्रेविटेशनली बाउंड होती है, वो ब्लैक होल के साथ ग्रेविटेशनली बाउंड होती है, वो एक दूसरे के साथ प्लैनेट्स और स्टार्स एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनली बाउंड होती है, इसलिए उनका एक्सपेंशन नहीं होता है। फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम आएंगे, हम कहेंगे हमारी ये उंगली है, हम इसे किसी डार्क मैटर में ऐसे एम्बेड करेंगे, ऐसे डार्क मैटर यहां से है, हमने यहां से सारे पार्टिकल्स को निकाला, खाली डार्क मैटर है। हम जब डार्क मैटर में इस उंगली को रखेंगे, इस उंगली का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? नहीं, इसका भी एक्सपेंशन नहीं हो जाएगा। या उस डार्क मैटर में हम किसी पत्थर को रखेंगे, स्टोन को रखेंगे, क्या उसका एक्सपेंशन हो जाएगा? नहीं, उसका भी एक्सपेंशन नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम कहेंगे यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है और न्यूक्लियर फोर्सेस होती है। ये न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ट्रमेंडस ये होती है, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम्स होती है लार्जर देन दैट ऑफ डार्क फोर्स, इसलिए हम कहेंगे यहां पर डोमिनेंट आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्सेस। डार्क फोर्स यहां पर डोमिनेंट नहीं रहता है। डार्क फोर्स डोमिनेंट तभी होता है जब गैलेक्सीज के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है। लिहाजा हम कहेंगे डार्क फोर्स डोमिनेंट आता है गैलेक्सीज के बीच में, यानी गैलेक्सीज के बीच में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस होती है, इसलिए वहां पर डार्क फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स पर डोमिनेंट आता है, ये इन्हें धकेलता है दूर की जानिब। लेकिन एक गैलेक्सी में डार्क फोर्स ना न्यूक्लियर फोर्स पर डोमिनेंट आ सकता है, ना ग्रेविटेशन फोर्स पर डोमिनेंट आ सकता है, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर डोमिनेंट आ सकता है। इसलिए एक गैलेक्सी के विद इन जो बॉडीज होती है वो ग्रेविटेशनली बाउंड होती है, उनका एक्सपेंशन नहीं होता है। फिर उसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम आएंगे वहां पर न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेंट आते हैं डार्क फोर्स पर, इसलिए उनका भी एक्सपेंशन नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम।